हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके पिछले वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इंड में आपको स्क्रीन पर ही दिख देगा। जब वीडियो को लास्ट करेंगे तो उसके स्क्रीन पर ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज दिख जाएगा। जा करके वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज, आखिर न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज तो देख ही लिए थे। इसमें देखना है न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया गया था। तो देखिए 1930 ईस्वी में बुथ और बेकर ने बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों की प्रहार कराया। ये बुथ और बेकर दो वैज्ञानिक यानी ये दो साइंटिस्ट है, बुथ और बेकर में, यानी दोनों 1930 में मिल करके एक साथ प्रयोग कर रहे थे। समझे, ये दोनों एक साथ प्रयोग कर रहे थे। ये बेरिलियम धातु पर किस किरण का, अल्फा किरण की प्रहार किया और कुछ उससे पॉइंट को नोटिस किया। जब वो अल्फा किरण से प्रहार कराया, देखे कि उससे अदृश्य किरण उत्पन्न हुई। जब बेरिलियम धातु पर प्रहार कराया तो एक अदृश्य किरण उत्पन्न हुई। वह अदृश्य किरण उत्पन्न हुई, जो अदृश्य किरण उत्पन्न हुआ था, उस अदृश्य किरण के प्रभाव भी चुंबकीय क्षेत्र यानी कहने के मतलब विद्युतीय क्षेत्र में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जो ये था किरणें, इसका विद्युतीय क्षेत्र में, अदृश्य किरण का भी विद्युतीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इतना तक बुथ और बेकर ने प्रयोग करके मतलब अपना निष्कर्ष निकाले। आगे चल करके इस किरण के नाम बुथ और बेकर ने नामकरण करने में सक्षम नहीं हुए, वही लिखे हैं। बुथ और बेकर ने इसके नामकरण करने में सक्षम नहीं हुए। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुथ और बेकर ने ही बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों के प्रहार कराया। जब भी अल्फा किरणों के प्रहार कराया तो उस बेरिलियम धातु से कुछ अदृश्य किरण निकलने लगी, यानी अदृश्य किरणें उत्पन्न हुई। और यह भी देखे कि जो अदृश्य किरण उत्पन्न हो रही थी, उस अदृश्य किरण की प्रभाव किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में यानी विद्युतीय क्षेत्र में विचलन नहीं, मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यानी जो ये अदृश्य किरण थी विचलित नहीं हो रही थी। बुथ और बेकर ने इस किरण के नामकरण करने में सक्षम नहीं हुए और अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने जो भी इससे ज्ञान प्राप्त किए उसको वहीं तक रहने दिए। वही पॉइंट लिखे हैं कि बुथ और बेकर ने इसके नामकरण करने में सक्षम नहीं हो सके। इतना तक तो ये कर लिए। इसके बाद आए थे 1932 में, ये 1930 में एक्सपेरिमेंट किए थे। जस्ट 2 साल बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने आया। यह भी जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक के नाम है। जेम्स चैडविक ने 1932 में आए और यह भी प्रयोग किए। जैसे प्रयोग बुथ और बेकर ने किए थे ना, वैसा ही प्रयोग जेम्स चैडविक ने किए थे। 2 साल बाद जेम्स चैडविक आए और इसने भी प्रयोग के आधार पर खोज किए कि ये किरण उदासीन कणों का समूह है। ऐसे भी आप सोचिए, इस किरण के प्रभाव किसी विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में इस किरण के प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी ये किरण उदासीन है। आप तो सोच ही सकते हैं, साइंस है तो इतना दिमाग आप लोग लगा ही सकते हैं। यानी जो जेम्स चैडविक है ने प्रयोग किए और उसके बेस पर बोले कि नहीं, ये जो किरणें निकल रहा है, ये किरणें अदृश्य किरणें, एक उदासीन किरण है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। समझे, इतना तक पहुंच गए कौन, जेम्स चैडविक ने। और आगे भी एक्सपेरिमेंट किए और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा। देखा कि और सारे, और यह भी बोला कि ये पदार्थ के मौलिक कण है, ये परमाणु के मौलिक कण है। जैसे मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, वैसे ही यह भी एक पदार्थ की क्या है, मौलिक कण। तो पदार्थ के 3 मौलिक कण बन गए, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो 1932 में जेम्स चैडविक ने अपने एक प्रयोग के आधार पर इस कण के नाम क्या रखे, इलेक्ट्रॉन रखे। और यह भी देखे कि जो ये उदासीन किरण है इसका भेदन क्षमता भी बहुत अधिक था। ये पॉइंट हालांकि पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखे, समझे। आप यह भी समझे, ये उदासीन किरण होने के कारण, अब जैसे कि कैथोड किरण देखे, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन खोज हुआ और एनोड किरण से प्रोटॉन खोज हुआ। तो ये कैथोड किरण एनोड किरण एक क्या था, आवेशित किरण था, ये प्लस माइनस चार्ज में था, तो इसका भेदन क्षमता इससे कम था। लेकिन इस अदृश्य किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। क्यों? उदासीन किरण होने के कारण, यानी उदासीन किरण के कारण इनकी भेदन क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। इस तरह से कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगा, यानी वैज्ञानिकों ने परिश्रम किया, लेकिन जितना परिश्रम लगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करने में उतना इसमें नहीं लगा। ये था प्रोटॉन की खोज। आगे कुछ और अच्छा पॉइंट लिखे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती, इस पर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस तो था, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, समझे। और एक बात और समझिए, साधारण हाइड्रोजन को छोड़ करके प्रत्येक तत्वों में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। यानी कहने की मतलब, जो ये साधारण हाइड्रोजन होते हैं, इन साधारण हाइड्रोजन को छोड़ करके प्रत्येक तत्वों में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी इन साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, समझे। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, तुरंत के टॉपिक था, ऐसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 1930 ईस्वी में बुथ और बेकर ने बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों की प्रहार कराया। अल्फा किरणों के प्रहार कराकर देखा कि इससे एक अदृश्य किरण निकल रही थी, और ये अदृश्य किरण विद्युतीय क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और यह अदृश्य किरण उदासीन होने के कारण इसका भेदन क्षमता भी क्या था, अधिक था। और बुथ और बेकर ने इस अदृश्य किरण को नामकरण करने में सक्षम नहीं हुए। इसके बाद 1932 में कौन है, जेम्स चैडविक है। 1932 में जेम्स चैडविक है, और जेम्स चैडविक ने अपने प्रयोग के आधार पर बोले कि ये जो किरण है, अदृश्य किरण, ये किरण एक कणों का समूह है, एक छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, और अपने प्रयोग के आधार पर इस कणों के नाम क्या रखें, न्यूट्रॉन रखें। और यह भी बतलाएं कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, समझे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुआ। इसी वीडियो में हम लोग न्यूट्रॉन की खोज समझे। तब आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना ही पर लास्ट करते, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके नोट कर ले। तब तक के लिए हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।